जय हिंद। जाति जोश में आ गए अब तुम लोग, है ना। लास्ट एक्ट हमने देखा था 1919, है ना। 1919 में, अच्छा सुनो, 1909 और 1919 में हमने दो सबसे बड़े फर्क देखे थे, जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कि वह कौन सा एक्ट है जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर पृथक निर्वाचन को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1909। पर जब सवाल पूछा जाए कि वह कौन सा एक्ट है जिसने प्रांतों में द्वैत शासन, कहां पर? प्रांतों में द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस किया, तो वहां पर आंसर क्या होगा? 1900। और हम ये देखते आ रहे हैं कि 1909 में जो पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को दिया गया था, 1919 ने उससे और ज्यादा क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया। किसे दे दिया? और सिखों को दे दिया, यूरोपियंस को दे दिया, और किसे दे दिया? आपके जमींदारों को भी पृथक निर्वाचन, यानी अब स्पेशल सीट्स रिजर्व किनके लिए? इनके लिए रख दी गई। ये हमने मेजर चेंजेस देखे। इसके बाद हमने देखा था कि आपके जो काउंसिल मेंबर्स थे, कहां पर? राज्य सचिव में, सॉरी वॉइस रॉय के जो काउंसिल मेंबर्स थे, उनको उनमें छह में से एक क्या हुआ करता था? भारतीय। उस एक की जगह भारतीय कितने कर दिए गए? 3 कर दी गए। पहला चेंज ये किया गया। उसके अलावा और क्या मेजर चेंजेस किए गए इसमें? केंद्र में क्या मेजर चेंजेस किए गए? आप देखो, कांग्रेस ने डिमांड की कि 150 सदस्यों में से 75 सदस्य भारतीय रखिए और उनमें से एक तिहाई क्या रखिए? मुस्लिम रखिए। और ये जो मुस्लिम सदस्य हैं ये पृथक निर्वाचन से चुनकर आएंगे। ये मांग अपनी रखी किसके सामने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो 1919 एक्ट प्रस्तुत किया, उसके तहत उन्होंने एडिशनल मेंबर सिस्टम को ही समाप्त करके सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया क्या? द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें से पहले सदन का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव, और दूसरा था आपका राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। ये जो आपका केंद्रीय, एक बार समझते हैं इसे। देखो, सबसे पहले उन्होंने एक बनाया केंद्रीय विधानमंडल। किस एक्ट की बात हो रही है अभी यहां पर? 1919। केंद्रीय विधानमंडल में इन्होंने क्या किया? इसको कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर दिया। अब ध्यान से सुनना, केंद्रीय विधानमंडल का जो पहला भाग था वो क्या था आपका? केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये एल है ना। और यहां पर क्या था आपका? राज्य परिषद, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंस हमने देखा किसमें? 1919 एक्ट में। आप देखो, 1919 के पहले 1909 जब आया था, उसने क्या किया था? सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया था। अब हमने सदस्यों की संख्या को 60 से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 145 कर दी गई। और इसमें कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा ये बताइए, इन दोनों में से महिलाओं को स्थान कहां दिया गया था? इसमें क्या किया गया? महिलाओं को स्थान दिया गया, पर इसमें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया। ये चीज हमने देखी थी। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया? इसके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल रखा गया 3 वर्ष। और जो राज्य परिषद के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। ये अब तक हमने देखा। ये हमने कहां देखा? केंद्र में देखा। केंद्र में जो परिवर्तन हुए, ठीक है। अब केंद्र में यदि कोई नई बॉडी बनी है, तो सीधी बात है कि आपके प्रांतों में भी तो कोई नई बॉडी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो प्रांतों में क्या परिवर्तन हुआ? इन्होंने, अच्छा प्रांत में परिवर्तन तो सेम हुए, आपके द्विसदन ही बने, उसको हम नहीं समझते। बट इन्होंने एक मेजर चेंज ये किया कि शक्तियों को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। होता क्या था कि शक्तियों को लेके अक्सर एक विवाद मचा होता था कि आखिर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पर प्रांत बना सकता है। अक्सर इस चीज को लेकर विवाद होता था कि आखिर रूल करे तो रूल करे कौन, या कानून बनाए तो बनाए कौन। तो इस समस्या को इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा? अभी 1919 की ही बात हो रही है। क्या किया गया? जो विषय है कितने भागों में विभाजित किए गए?
ये जो विषय हैं इनको अच्छे से समझना, क्योंकि यही अभी आपको 1935 में जो मेजर चेंज होगा उसको समझने में मदद करेंगे। कितने भागों में? दो। पहला केंद्रीय विषय। अच्छा, ये जो केंद्रीय विषय है इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र में कौन बैठा है? आपका वॉइसरॉय। और जो आपके दूसरे विषय थे वो थे आपके प्रांतीय विषय। और ये जो प्रांतीय विषय, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? प्रांतों के पास है। ठीक है, यानी प्रांत की बॉडी के पास है, यानी प्रांत स्वयं बना सकता है। केंद्रीय विषय कितने थे? केंद्रीय विषय की संख्या 47 और प्रांतीय विषयों की संख्या 50। पर यहां पर एक चेंज और हमें देखने मिलता है। केंद्रीय विषय में तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, पर प्रांतीय विषय को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, जिसमें पहले को नाम दिया गया ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरित विषय, और दूसरा रिजर्व्ड मतलब आरक्षित विषय। इसके मतलब 1919 में हमें देखने मिलता है कि प्रांतों में द्वैत शासन तो हमें देखने मिला, प्लस इसके अलावा प्रांतों के विषयों को भी क्या कर दिया गया? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला स्थानांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। और यहां एक चेंज ये किया गया कि जो स्थानांतरित विषय है इस पर कौन कानून बनाएगा? गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स। कौन कानून बनाएगा? अच्छा, गवर्नर तो हमें पता है क्योंकि प्रांत में एक गवर्नर तो नियुक्त किया जाता था, पर ये मिनिस्टर क्या नई चीज सुनने मिल रही है? मिनिस्टर्स मैंने आपको बताया था, ये मिनिस्टर्स कहां से आए? जो इन सदनों में प्रांतों से सदस्य चुनकर आएंगे उनमें से कुछ सदस्यों को क्या बना दिया जाएगा? मिनिस्टर्स बना दिया जाएगा। और यही वो मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नर के साथ मिलकर किन सब्जेक्ट्स पे? स्थानांतरित विषय पर कानून बनाएंगे। याद रखना, प्रांतों में स्थानांतरित विषय पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर और मिनिस्टर्स के पास है। ये मैं इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूं क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में अब ये बहुत बड़ा बदलाव होने जाने वाला है। इसके बाद हमने देखा आरक्षित विषय। इस पर कानून कौन बना रहा है? गवर्नर प्लस काउंसिल मेंबर्स। गवर्नर और जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर की, याद करो, जिसकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, वो मिलकर किस पे विषय कानून बनाएगी? आरक्षित विषय पर कानून बनाएगी। ये चेंजेस हमने देखे थे किसमें? 1919 में। तो केंद्र में और प्रांतों में समझ में आ गया अंतर क्या हुआ। आगे बढ़े अब हम। चलिए, अब आपको कुछ नए विषय देखने मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं 1935 को। ठीक है, 1919 क्लियर है। अब 1935 की जरूरत क्यों पड़ी है? 1935 के पहले ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से 1935 में चेंजेस किए गए? अब ध्यान से सुनना। अभी आपका 1919 आया, हमने देखा कि 1919 ने एक चीज बोली थी कि आज से 10 वर्षों के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति आएगी और ये देखेगी कि जो 1919 एक्ट है वो सारी चीजें उसकी बेहतर ढंग से कार्य कर रही हैं या नहीं, और नहीं तो हम उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी समिति का नेतृत्व करते हुए कौन आते हैं? साइमन कमीशन। पर ये 10 वर्ष की जगह 2 वर्ष पहले ही, किस वर्ष? 1927 में ही भारत आ जाते हैं, जिसका विरोध भारतीय राजनेताओं या भारतीय जो उस समय देशवासी थे उनके द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपकी साइमन कमीशन थी उसमें एक भी भारतीय सदस्य को स्थान नहीं दिया गया था। तो अब इससे बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए भारतीय, है ना। हमारे लाला लाजपत राय जी की भी मृत्यु हो गई लाठीचार्ज में इसका विरोध करते हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीयों में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो रहा था। अब नेक्स्ट एक्ट लाने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह देखना था कि आखिर ऐसे कौन से परिणाम है जिसकी वजह से भारतीय हमसे नाखुश हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम परिवर्तन कर दें और भारतीय भी हमारे उस चीज से क्या रहें? खुश रहें। पर इस बीच संविधान की मांग बार बार उठती जा रही थी। एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर या नेतृत्वकर्ता के तौर पर महात्मा गांधी का भी भारत में आगमन हो चुका है और महात्मा गांधी भी पुरजोर से अपने क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं। अगर आपको बेहतर ढंग से याद हो तो हम बात कर रहे हैं अभी 1935 में पहुंचने वाले। ऑलरेडी आपका असहयोग आंदोलन देश में संचालित किया जा चुका है ना। कहीं ना कहीं स्वराज की मांग अब बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं संविधान जो हमारे स्वयं के संविधान है उसकी मांग बढ़ती जा रही है।
तो इन सब चीजों, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा परेशान हो जाती है और वो भारतीयों के पास आकर बोलती है कि देखिए, अगर आपको इतनी ही तकलीफ है हमारे एक्ट से, या आपको इतनी ही तकलीफ है साइमन कमीशन के किसी भी रिपोर्ट से, तो एक काम कीजिए, आप हमें एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर दीजिए या संविधान की ऐसा ढांचा दीजिए जिस पर हम सोचें, विचार करें और कुछ नया एक्ट उसके आधार पर बना सकें, जिससे सभी भारतीय जन क्या हो सकें, खुश हो सकें और सहमत हो सकें। तो कांग्रेस इस चैलेंज को मानने से क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, डन, हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर देंगे जिसमें हमारी मांगे होंगी और तत्कालीन समय में भारत में जिस विषयों की आवश्यकता है उन विषयों को हम रखेंगे और आप उस पर विचार करके उसको क्या कीजिए, फिर लागू कीजिए। पर एक अभी भी यहां एक संगठन बैठा है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके एक रिपोर्ट तो दे देगी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना, मान लीजिए मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों का यहां पर क्या किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे उनके सामने रख दी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। अब देखो क्या होता है, कांग्रेस ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो कांग्रेस की ओर से एक व्यक्ति आते हैं कमेटी के अध्यक्ष बनकर उस रिपोर्ट को देने के लिए, मोतीलाल नेहरू। 1928 में साइमन कमीशन भारत कब आया, जस्ट उसके एक वर्ष बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रिपोर्ट दी जाती है और उन्हीं के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम रख दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। नाम सुना है नेहरू रिपोर्ट का? नेहरू रिपोर्ट में सारी चीजें मोतीलाल नेहरू और उनकी समिति के द्वारा दी जाती हैं कि अभी हमें किस किस चीज की आवश्यकता है और हमारी मांगे क्या है। और जस्ट इसके अगेंस्ट में या एक अलग से एक रिपोर्ट और दी जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जिसे बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। और इन सब के अलावा 1930 में साइमन कमीशन भारत आया है ना, साइमन कमीशन भी 3 वर्षों के बाद 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मैंने सारी जांच पड़तालें कर ली हैं, क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है और क्या क्या नई चीजें या नए बदलाव किए जा सकते हैं वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिए हैं। तो 1930 तक अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, वर्ष कौन सा, 1930, अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कुल 3 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। पहला कौन सी, नेहरू रिपोर्ट, दूसरा जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, और तीसरा साइमन कमीशन रिपोर्ट। 1930 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में ये 3 रिपोर्ट्स थीं। अब होता क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चर्चा करेगी, रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन, नाम सुना है, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। इन रिपोर्ट को पढ़ने के लिए क्या आएगा, अब गोलमेज सम्मेलन। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में मैम आपको पढ़ाएंगी तो आपको एक गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया, अध्यक्षता किसने की, किसने इसका बहिष्कार किया, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। बट फिलहाल हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान अभी किस पे होना चाहिए, एक्ट पे। पर मैं आपको ईयर बता देता हूं कि 19, ये जो गोलमेज सम्मेलन है कुल कितने हुए, 3 हुए, और ये 1930 से लेकर 1932 के बीच में हुए। कब से कब हुए, 1930 से लेकर 1932 के बीच में हुए। फिर से ध्यान से समझना, हमने देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय नाखुश थे, तो भारतीयों ने अपनी थोड़ी मांगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम कीजिए कि आप ही हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए जिसमें सभी भारतीय क्या हो, सहमत हो। तो कांग्रेस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, पर मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम अधिकारों को इसमें नहीं रखा जाएगा, तो उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगे अलग से दे दी। और इसके अलावा जो साइमन कमीशन भारत आया हुआ था उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो इन 3 रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोल टेबल बनाई गई, है ना, वो एक्चुअल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। ब्रिटेन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां सभी सदस्य बैठते थे, इसमें भारतीयों को भी इनवाइट किया गया था। अच्छा, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो गांधी इरविन समझौता में यह बात
इरविन ने गांधी जी से साइन करवाई थी कि जो नेक्स्ट गोलमेज सम्मेलन होने वाला है गांधी जी उसमें आपको क्या होना पड़ेगा, सम्मिलित होना पड़ेगा। और गांधी जी इस वजह से उसमें सम्मिलित हुए भी थे। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, और कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिसने एक भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना सही नहीं समझा, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं देश हित को लेकर यह भाव जरूर था कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो जाए लास्ट में ब्रिटेन के हित की ही बातें होंगी, भारतीयों को अंत में क्या बनाया जाएगा, मूर्ख ही बनाया जाएगा। कि आप कोई भी कानून बना दीजिए, आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे और लास्ट में नीचे लिख देंगे कि वॉइस रॉय किसी भी कानून को खारिज कर सकता है, और अभी भी अंतिम शासन या आप अपनी रिपोर्ट किसको सौंपोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो हमें ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना। बट कुछ सदस्य बैठे। तो इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए ब्रिटेन में, जो 1930 से 1932। और जैसा कि मैंने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भारतीयों ने सदस्यता नहीं ली, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तीनों परिणाम, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो विफल साबित हुई। यानी कोई भी एक उसका बोलना चाहिए रिजल्ट, कोई एक भी रिजल्ट उसका नहीं निकला, या कोई भी एक ऐसी आपसी सहमति नहीं बैठी कि हाँ चलो इसके ये पॉइंट्स रख लो, इसके ये पॉइंट्स रख लो, या इसके ये पॉइंट्स रख लो। सबको कहीं ना कहीं किसी रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपसी सहमति नहीं बैठ पाई और गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। अब ये विफल हो गया तो अब क्या होगा, अब एक नई समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और फिर कोई भारतीयों से पूछने वाली अब बात नहीं है, जो पूछा था उन्होंने दे दिया। और उसके कारण 1935 एक्ट को अब क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। अब 1935 में लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आपने सुना है, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और इनके कारण क्या हो जाएगा, अब 1935 एक्ट अपने अस्तित्व में आ जाएगा और अब आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये थी कहानी कि 1935 आया क्यों। अब 1935 आ गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो 1935 एक्ट है, ये सबसे विशाल एक्ट है, सबसे ज्यादा चार्टर्ड, सबसे ज्यादा भाग और सबसे ज्यादा शेड्यूल, अनुसूचियों वाला भाग कौन सा एक्ट है, 1935। तो इसको एक लेक्चर में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। कवर किया जा सकता है, बट वही चीज है कि यदि मैंने आपको एक ही लेक्चर में सब बता दिया तो आपका दिमाग में थोड़ा सा ब्लंडर हो जाएगा, सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जो आपने पुरानी भी पढ़ी है। तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज मैं आपको केवल 1935 का ओवरव्यू दूंगा कि चेंजेस हुए तो हुए क्या, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में उन चेंजेस को पढ़ेंगे कि आखिर ये जो बदलाव हुआ था इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किए। तो आज हम उसका ओवरव्यू देखते हैं। चलिए देखिए, वर्ष 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, अर्थात जिसके तहत ही 1927 में 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन के नाम से कमीशन को गठित किया गया। इस कमीशन के गठन का उद्देश्य तथा कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को रिव्यू करना तथा प्रपोज करना कि भारत में कौन कौन से कानूनों की आवश्यकता है। परंतु भारत के राष्ट्रीय नेता इसका विरोध कर रहे थे, और विरोध इस बात का था कि भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसमें एक भी भारतीय सदस्य को स्थान नहीं दिया गया है। तो ये चीजें तो हम देख चुके हैं। इस पर ब्रिटिश सरकार ने यह मत दिया कि यदि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाकर दे सकते हैं जिसमें भारत के सभी वर्गों की सहमति हो, तो आप अपनी रिपोर्ट बनाकर हमें दे सकते हैं। ये चीज कांग्रेस से बोली गई और कांग्रेस ने इस चीज को क्या किया, एक्सेप्ट किया। वही चीजें रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह मत दिया कि हम संवैधानिक सुधार करते समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा आपकी रिपोर्ट के बीच सभी बातों का ध्यान रखेंगे। अतः फलस्वरूप भारतीय राजनेताओं ने इसे स्वीकार किया व एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मोतीलाल नेहरू। ये जो कमेटी आपकी बनी है इसके अध्यक्ष कौन है आपके, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जी ने, इसलिए इस कमेटी की रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, नेहरू रिपोर्ट। ये है मोतीलाल नेहरू। किस वर्ष नेहरू रिपोर्ट आई आपकी, 1928। ये नेहरू रिपोर्ट की बात हो गई। इसके बाद, इसके कुछ समय बाद 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय बिंदु दे दिए, जिन्हें जिन्ना की 14 सूत्रीय बिंदु या 14 सूत्रीय मांगे कहा जाता है। ठीक है, इस 14 सूत्रीय मांगों में बहुत सारी चीजें जिन्ना ने कहा था कि प्रोविजंस को अलग कर दीजिए, इस प्रोविजंस को अलग बनाइए, ये यहाँ पर मुस्लिमों के पृथक्करण को, निर्वाचन को ज्यादा बढ़ाइए। कुछ मांगे तो नहीं मानी गई, पर कुछ मांगे ऐसी थी उस बिंदु की जो मानी गई। वो देखेंगे हम क्या मानी गई है। पृष्ठभूमि, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे इनके सामने रखी, क्योंकि उनका यह मानना था कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की मांगों को अच्छे से नहीं रखा गया है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना, 3 रिपोर्ट आ गई हमारे सामने।
पर ब्रिटेन में चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, और ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे कब से कब तक हुए? 1930 से 1932 के बीच में। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्हाइट पेपर, अच्छा सुनो, ये व्हाइट पेपर क्या होता है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का कोई भी एक सहमति या रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सरकारी दस्तावेज है, यदि आपने पढ़ा है कि विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो ब्रिटेन का जो सरकारी दस्तावेज है वो है व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया जिसमें वो अपने सरकारी नोटिस या फिर कोई अगर एक्ट पास करते थे या कोई नया कानून पारित करते थे या उन्हें कुछ घोषित करना होता था, तो वो इस व्हाइट पेपर में लिख कर देते थे। श्वेत पत्र जारी करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सरकार स्वयं अपनी तरफ से भारतीयों को अधिकार देगी। श्वेत पत्र जारी करने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष वही मैंने अभी आपको बताया, लॉर्ड लिनलिथगो बनाए गए, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विफल हो चुकी थी। व्हाइट पेपर में इन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, पर कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई थी क्योंकि आपसी सहमति नहीं बैठ रही थी। तो अंत में इन्होंने बोला देखो बहुत हो गया ये सब नाटक, एक समिति बनाओ, उसके अध्यक्ष कौन है आपके? लिनलिथगो हैं, और इनको बोलो सारी चीजों की जांच करना, और ये जो रिपोर्ट बना के देंगे हम उसको क्या कर देंगे? पारित कर देंगे। और आखिर में हुआ यही, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर दी गई, और उस रिपोर्ट को पब्लिश करके उसी को क्या बोल दिया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया जिसे किस नाम से जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो अब तक हमने केवल ये देखा है कि 1935 आया कैसे। क्लियर है? अब हम देखेंगे क्या लेकर आया। ठीक, देखते हैं क्या लेकर आया इस कानून। देखो सबसे पहले आपको याद है 1919 में हमने एक नई चीज देखी थी, प्रस्तावना, प्रियम्बल। उसमें प्रस्तावना जिसमें उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें भारतीयों का नेतृत्व होगा और शासन भी किसका होगा? भारतीयों का। परंतु ये किसको रिपोर्ट करेंगे? इसमें से प्रस्तावना मिसिंग थी, यानी इसमें कहीं भी आपको जो शुरुआती पेज में प्रस्तावना देखने मिलती है वो प्रस्तावना देखने नहीं मिलेगी। तो याद रखना 1919 में प्रस्तावना थी, पर 1935 में प्रस्तावना नहीं थी। इस कानून के आधार पर आगे भारत का संविधान बनाया जाएगा। इस कानून में कुछ संशोधन करके सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाएगा। इस कानून में किसी भी प्रकार की प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया है। 1935 जब आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि आज के समय में हमारा जो कानून है वो कंप्लीटली या मोस्टली कहां से कॉपीड है? पूरा 1935 एक्ट से कॉपी है। बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे डायरेक्टली उठाकर किससे रख दी गई हैं? 1935 अधिनियम से रख दी गई हैं। प्रशासन में परिवर्तन। आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद है? राज्य सचिव याद है? राज्य सचिव कहां बैठता है? लंदन में बैठता है। और राज्य सचिव के काउंसिल मेंबर कितने थे? 15। अब राज्य सचिव की शक्तियों में थोड़ा सा क्या किया गया? बदलाव किया गया, उसकी शक्तियों को थोड़ा सा कम किया जाएगा। अच्छा, कैसे कम किया जाएगा? अब ये हुआ कि राज्य सचिव, सबसे पहले राज्य सचिव के जो काउंसिल मेंबर थे उनको 15 से घटाकर 6 कर दिया। क्या कर दिया? 15 से घटाकर सीधे 6। और ये जो काउंसिल मेंबर, मैंने अभी कौन सा शब्द यूज किया? काउंसिल मेंबर। मैंने बोला काउंसिल मेंबर। इस टर्म को ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि अब से कोई काउंसिल मेंबर जैसी चीज नहीं होगी। ये जो 6 सदस्य बैठेंगे इन्हें बोला जाएगा एडवाइजरी बॉडी। क्या बोला जाएगा? एडवाइजरी बॉडी। इसके अलावा राज्य सचिव के बगल में या वहीं पर एक हाई कमिश्नर बैठा दिया गया, है ना, एक उच्चायुक्त बैठा दिया गया जो अब भारत की शासन की गतिविधियों को इस राज्य सचिव के साथ मिलकर देखेगा। बट पावर्स किसको दे दी गई ज्यादा? उस हाई कमीशन को, क्योंकि राज्य सचिव को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब एक केवल एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया है। राज्य सचिव के पास पावर्स हैं, अभी भी वायसराय से वो बातचीत करके प्रशासन कहां देखेगा? भारत में देखेगा। बट इनडायरेक्टली उसकी शक्तियों में क्या किया गया? थोड़ा सा बदलाव और कम कर दी गई उसकी शक्तियां। तो सबसे पहला परिवर्तन हमने देखा कि राज्य सचिव के काउंसिल मेंबर को अब क्या बोला जाएगा? एडवाइजरी, मतलब एक सलाहकारी संस्था। क्या बोला जाएगा? सलाहकारी संस्था। और ये जो सलाहकारी संस्था होगी इसमें सदस्य संख्या कितनी होगी?
6, जो कि पहले कितनी थी, ये एक चेंज किया गया। इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉरेंस डुंडास, क्या नाम है, थे तथा वॉइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन थे। राज्य सचिव के साथ लंदन में 15 सदस्य काउंसिल मेंबर बैठते थे। इनमें एक परिवर्तन किया गया। भारत परिषद के काउंसिल मेंबर्स को अब सलाहकार निकाय, क्या बोल दिया गया, एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया तथा इसकी सदस्य संख्या को 15 से घटाकर 6 कर दिया गया। जब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था हम देखते आ रहे हैं कि इसकी सदस्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। देखो वॉइसरॉय के में तो हुआ था, कभी 3 था, कभी 4 हो गया, कभी 6 हो गया, पर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो यदि प्रश्न आए आपके समक्ष कि वह कौन सा एक्ट है जिसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल मेंबर्स की सदस्य संख्या में परिवर्तन किया गया, तो आंसर क्या होगा, 1935 एक्ट। या वह एक्ट कौन सा है जिसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल मेंबर्स को एक एडवाइजरी बॉडी में परिवर्तित कर दिया गया, तो आंसर क्या होगा, 1935 एक्ट। अतः काउंसिल मेंबर अब क्या कहलाएंगे, एक एडवाइजरी बॉडी, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा अब क्या होता है, आगे चलकर आप देखेंगे प्रांतों में जब चेंजेस होंगे ना, तो बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, है ना। पर अभी भी शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का बर्मा पर बना रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये देखा, बताया कि बर्मा को भारत से अलग करने की आवश्यकता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, देखो जब तक बर्मा इंडिया में था तब तक वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, फॉर इंडिया। बट अब जब वो बर्मा अलग से, कानून तो सेम चलेंगे, पर अब देखो दो दो तो नहीं बैठा सकते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्मा को देखे और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को देखे। तो इन्होंने सीधे एक ही को दोनों की पावर दे दी और बोल दिया कि अब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा कहा जाएगा। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को या भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत का व बर्मा का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाने लगा, 1935 एक्ट। यहां तक हमने देखे परिवर्तन। वॉइस रॉय के पद व उसकी काउंसिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। काउंसिल में से अभी भी 6 सदस्य आपके भारतीय ही थे, हाँ 6 में से 3। हमने देखा जो आपका राज्य परिषद है। अच्छा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ये जो राज्य परिषद है इसे भारत परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसके लिए बना है, भारत के लिए। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये भारत परिषद हमने क्या नई चीज देख ली, ठीक है। तो ये जो राज्य सचिव है कहां पर बैठा है, ये लंदन में बैठा है, ठीक है। यहां हमने देखा वाइसराय, ये कहां पर बैठा है, ये तो भारत में ही बैठे हैं, हमारी रोटी तोड़ रहे हैं। तो जो राज्य परिषद है इसमें पहले हुआ करते थे 1935 के पहले क्या हुआ करते थे, काउंसिल मेंबर, काउंसिल मेंबर। और ये जो काउंसिल मेंबर थे कितने थे, 15। इसमें अब क्या किया गया, परिवर्तन। पहली चीज की काउंसिल मेंबर को अब क्या बोला जाएगा, एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। और ये जो सदस्य संख्या इसको बदल के 6 कर दी गई। ये चेंज हमने देखा कहां पर, लंदन में जो बैठे हैं वहां पर। इसके अलावा लंदन में एक व्यक्ति और बैठा दिया गया, प्लस कौन सा, जिसे बोला जाता है उच्चायुक्त, समझ में आ रहा है ना, उच्चायुक्त। लंदन में एक व्यक्ति और बैठा दिया गया, उच्चायुक्त। भारत में क्या चेंजेस हुए, भारत में कितने काउंसिल मेंबर हैं, 6 काउंसिल मेंबर हैं। इनमें से 3 कौन है, भारतीय हैं। तो क्या इस बॉडी में कोई चेंज हुआ, तो साफ तौर पर लिख दो नो चेंज। 1935 में इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। यहां तक क्लियर है। तो हमने 1935 का पहला चेंज देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन, मेजर चेंज, सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। कितनी सदस्य संख्या थी आपकी वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव की, 145, और वो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट की 60। अब आप एक काम करो, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसको बढ़ाकर कर दो आप 375। कितना करोगे, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको अब आप बढ़ाकर कर दो 260। कितना, अब इनडायरेक्टली आपकी लोकसभा और राज्यसभा निर्मित होने जा रही है। क्यों होने जा रही है वो मैं आपको बताता हूं, बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। 1935 के पहले
मैंने आपसे बार बार बोला कि प्रांतों से सदस्य चुनकर आ रहे थे, बोला था। पर ये जो प्रांत थे, ये प्रांत कौन से थे? ये थे आपके ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ब्रिटिश प्रांत। मैंने कभी आपसे ये बोला कि रियासतों से सदस्य चुनकर आ रहे हैं? मैंने हमेशा बोला कि प्रांतों से सदस्य चुनकर आ रहे हैं। बट अब 1935 एक्ट में एक बड़ा परिवर्तन किया जाएगा कि अब रियासतों को यह बोला जाएगा कि आप भी आकर अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव या काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य बन सकते हैं। इसका मतलब कि अब आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव में केवल प्रांतों के सदस्य या वॉइसरॉय के द्वारा नामित किए हुए सदस्य नहीं बैठेंगे, अब रियासत भी उसमें आकर जुड़ सकती हैं। इसके लिए एक साइन करना पड़ेगा। किसको? रियासतों को। अब देखो कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन या फेडरल असेंबली। एमपीपीएससी के 2 वर्ष पहले का सवाल है कि 1935 में जो हमारी केंद्रीय विधायिका है या केंद्रीय विधानमंडल है, उसको किस में बदलने की बात कही गई थी। और ऑप्शंस थे आपके अखिल भारतीय संघ या आपका अखिल भारतीय महासंघ, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन भी हुआ था। पीएससी खुद फंस गया था अपने आंसर को लेकर, है ना। तो वो चीज आज हमें समझना है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 375 कर दिया गया, तथा दूसरे सदन राज्य परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 260। चलो इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं 1919 से। 1919 में इसमें कितने सदस्य थे? 145। और 1919 में इसमें कितने थे? 60। तो काफी बड़ा परिवर्तन किया गया है। एकदम से आपने बैठक व्यवस्था ही बढ़ा दी, है ना। देखते हैं और क्या हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अब ये क्या करना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश जो राज्यों का संघ है ना, बस ये उसे बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि सारे के सारे प्रांत मिलकर एक प्रांतीय व्यवस्था बनाएंगे, और वो सारे प्रांतीय व्यवस्था केंद्र को रिपोर्ट करेंगे, और उनके ऊपर केंद्र बैठेगा, और ये सब मिलकर एक बड़े केंद्र या संघ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। जैसे आज हमारे 28 राज्य मिलकर एक संघ जिसे बोला जाता है भारत, भारत संघ का निर्माण करते हैं, वैसे ये यहाँ पर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय विधानसभा के 375 में से 250 सदस्य अभी भी कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। अब ये डेटा थोड़ा सा याद रखना, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और बचे 125 सदस्य ये कहां से आएंगे? कहां से? देखो 1935 में हमने देखा जो आपका केंद्रीय विधानमंडल है, कितने भागों में विभाजित? कितने? 2 भागों में। पहला सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय विधानसभा। ध्यान से समझना इस चीज को। और दूसरा हमने भाग देखा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य परिषद। अब क्या होगा, इसमें भी 2 डिवीजन किए जाएंगे। एक आएंगे आपके कहां से? ब्रिटिश प्रांत से, और एक आएंगे आपके कहां से? रियासत से। सेम यहां पर भी एज इट इज। एक आएंगे कहां से? ब्रिटिश प्रांत से, और एक आएंगे आपके कहां से? रियासतों से। रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट्स, है ना, समझते हैं ना, प्रिंसली स्टेट्स से आएंगे। अब ये टेबल बना के दे दिया किसने? आपने, ब्रिटिशर्स ने। अब इसमें उन्होंने सदस्य संख्या को डिवाइड किया, कुछ इस प्रकार डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि देखो यार, केंद्रीय विधानसभा जो 145 थी उसको कितना कर देते हैं? 375 कर देते हैं। बहुत बढ़िया। जो राज्य परिषद है उसको कितना कर देते हैं? 260 कर देते हैं। तो सदस्य संख्या तो हमने बढ़ा दी। फिर इन्होंने बोला कि जो केंद्रीय विधानसभा है, इसमें हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। अच्छा, मैं आपको पहले से ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जो रियासतें हैं, इनकी सदस्य संख्या तो यहां पे इन्होंने बोल दी कि इतने आ सकते हैं, बट अभी भी रियासतें इस चीज को मानने के लिए स्वतंत्र थी कि वो इसका भाग बनना चाहती हैं या नहीं। बनना चाहती है तो एक साइन करना पड़ेगा, वो साइन आएगा, ठीक है। और नहीं बनना चाहती तो अपने घर पे खुश रहो, ठीक है। देखते हैं
ब्रिटिश प्रांत में 375 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आएंगे? 250। 250 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांत से, और रियासतों से कितने आएंगे? 125 आएंगे, यानी प्रिंसली स्टेट से आपके 125 सदस्य आएंगे। केंद्रीय विधानसभा के 375 सदस्यों में से 250 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से और 125 सदस्य रियासतों से आएंगे। कहानी क्लियर है? आगे देखते हैं। राज्य परिषद के 260 सदस्यों में से 156 सदस्य कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से, और 104 सदस्य 156 कहां से? 156 बोल दिया कि ब्रिटिश प्रांत से, बचे कितने? 104 कहां से? आपके रियासतों से आएंगे। और रियासतें अभी स्वतंत्र हैं कि वो इसमें जुड़ना चाहती हैं या नहीं। तथा लेजिस्लेटिव असेंबली, अब देखो, चलो ये इसको छोड़ो आप, अतः केंद्रीय विधानसभा का नाम बदलकर संघीय विधानसभा कर दिया गया। हुआ क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है ना, देखो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, इन्होंने बोला कि हम 1935 के एक्ट के तहत इसमें अब एक मेजर परिवर्तन करेंगे, हम इसके नाम को ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाहते हैं, हम एक संघ बनाना चाहते हैं, तो हम इसका नाम बदलकर अब रख देंगे फेडरल असेंबली, है ना, यानी संघीय विधानसभा। क्या नाम रखने की कोशिश की इन्होंने? फेडरल असेंबली। आप इस चीज को याद रखेंगे कि वह कौन सा एक्ट है जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल असेंबली का नाम बदलकर फेडरल असेंबली रखने की बात कही गई थी। किसके तहत? 1935। कहीं ना कहीं आपका देश अब एक संघ के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, देख रहे हो। अब क्या होता है समझना। मैंने आपसे एक चीज बोला कि ब्रिटिश जो रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स, उन्हें एक स्वतंत्रता दी गई है कि वो इसमें जुड़ना चाहते हैं या नहीं। पर प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कहा कि हम इसमें जुड़ना नहीं चाहते। मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इसमें जुड़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हमें किसी का सदस्य नहीं बनना, हमारी स्वतंत्र रियासत है, हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के नवाब हैं, हम केवल यहीं रहना चाहते हैं, हमें नहीं जुड़ना, हमें कानून बनाने से अभी कोई मतलब नहीं है। जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सपना था कि वो केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल असेंबली को फेडरल असेंबली बनाना चाहते थे, ये सपना उसका टूट गया, चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने एक्ट में इसकी बात तो लिख दी, बट कभी भी आपकी केंद्रीय विधानसभा एक फेडरल असेंबली नहीं बन पाई। यहां तक क्लियर है? चीजें समझ में आई? एक बार रिवाइज करते हैं। केंद्रीय विधानसभा को दो भागों में विभाजित किया गया था, 1919 में ही कर दिया था। पहला सेंट्रल लेजिस्लेटिव, दूसरा राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। हमने देखा 1919 में इसमें कितने सदस्य थे? 145, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 375। 1919 में इसमें कितने सदस्य थे, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया? ठीक है, इसको भी दो भागों में क्या किया गया, क्योंकि 1919 तक सभी सदस्य केवल ब्रिटिश प्रांत से आते थे, पर इस बार एक नए लोगों को बुलाया गया, किसे? प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधियों को और सदस्यों को। तो इनमें भी सीट्स डिवाइड कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीट रिजर्व रखी गई, और रियासतों से? राज्य परिषद में ब्रिटिश प्रांतों से और रियासतों से ये सीटें रिजर्व्ड रखी गई। यहां तक किसे समझ में नहीं आया मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? एकदम क्लियर चल रहा है सब दिमाग में कैसे चेंजेस हो रहे हैं? हमने वो देख लिया केंद्र में क्या चेंज हुआ, काउंसिल में, काउंसिल को एडवाइजरी बॉडी बना दिया और 15 से 6 कर दिया। उसके बाद हमने एक बड़ा चेंज देखा कि इसमें प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया, और उसके बाद हमने बड़ा चेंज देखा है ये कि सदस्य संख्या में परिवर्तन किया गया, और इसमें भी अब सदस्य 2 स्थानों से आएंगे, और ये बात कही गई कि अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव को फेडरल लेजिस्लेटिव कहा जाएगा। अब वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। अभी तो हम 1935 में हैं, हमारे सामने एक एक्ट की बुक रखी हुई है 1935, हम उसको पढ़ रहे हैं। अब वो 1935 की चीजें आगे जाके फेल होंगी या नहीं होंगी वो तो हम आगे समझेंगे ना। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव का नाम क्या कहा जाएगा, अब फेडरल लेजिस्लेटिव कहा जाएगा। ठीक है, और क्या परिवर्तन? हाँ, मैंने आपसे बोला था एक साइन करना पड़ता है। अब देखना, यहां यह बात स्पष्ट की गई कि रियासतें इस बात को लेकर स्वतंत्र होंगी कि वह फेडरल असेंबली से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। जो रियासतें इस समय इस फेडरल असेंबली से जुड़ना चाहती हैं
जुड़ना चाहती थी, उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी परिग्रहण। परिग्रहण मतलब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चालाक है, साइन करवा लेती है और ऊपर इंग्लिश में कुछ भी लिख देती है अपनी राइटिंग में, बाद में रियासत वाले बोलते ये क्या कर दिया यार, ये क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, है ना, तो वहां समस्या हो जाती है ना। तो उन्होंने मोस्टली जो रियासत थी उन्होंने बोला हमें साइन नहीं करना, आप अपना फेडरल का सपना अपने पास रखो, हम आपका सपना पूरा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया। देखो इन्होंने अब तक क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने दिया मुस्लिमों को, बाद में इन्होंने यूरोपियंस को भी दे दिया, फिर इन्होंने सिखों को भी दे दिया, फिर इन्होंने बोला जमींदारों को भी रिजर्व कर दो कि ये सीट जमींदारों की है। अब इन्होंने क्या किया, लिंग के आधार पर और आर्थिक रूप के आधार पर भी क्या देना शुरू कर दिया, या व्यवसाय के आधार पर भी क्या देना शुरू कर दिया, पृथक निर्वाचन, या बोल सकते हैं आरक्षित, बोल सकते हैं उसको आरक्षित। क्यों, इन्होंने किसको दिया, महिलाओं को, इन्होंने महिलाओं की सीट को क्या कर दिया, रिजर्व। पृथक निर्वाचन किसमें दे दिया, महिलाओं को, यानी ऐसी सीट्स बना दी कि यहां पे केवल इलेक्शन महिला ही लड़ सकती है और वहां से चुनकर ही केवल कौन आएगी, महिला। ऐसे ही इन्होंने एक और किया मजदूरों के लिए रिजर्व, कि अब यहां से केवल मजदूर ही होंगे खड़े और चुनकर कौन आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, जो समय के साथ कम होना चाहिए था वो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम, सिख, यूरोपीय जमींदार के अलावा महिलाओं तथा मजदूरों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया गया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर चल रही हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है या ये हमें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अच्छा केवल किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए। अभी भी बोर्ड में लिखा हुआ है, चिंता मत करना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना, ये चीज अभी भी नहीं हटी है। ऋषि सुनक, जानते हैं ऋषि सुनक को आप, कौन है, ब्रिटेन के पीएम है ना, भारतीय मूल के हैं, दिल से भी भारतीय हैं। अभी G20 समिट में आए थे तो वो मंदिर भी गए थे, उन्हें देखकर लगता है कि वो आज भी अपनी नींव और जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा कथन लिखा हुआ था इसी चीज को लेकर, ऋषि सुनक की फोटो के साथ। और आज के परिपेक्ष में जब हम 1935 में खड़े हैं तो हमें देखने मिलता है कि ये जो कथन है एकदम सही बैठते हैं, कि माना कि अभी वर्तमान में देश हमारा और शासन आपका होगा, माना अभी वर्तमान में देश हमारा और शासन आपका होगा, पर एक वक्त आएगा जब देश आपका और उस पर बैठा राजा हमारा होगा। बैठा हुआ है बस, तो कहीं ना कहीं समय बहुत जल्दी बदलता है ना। आज आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम आपके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति ही नहीं अत्याचार करने की, हम तो दुश्मनों को भी खीर खिला देते हैं, है ना, पर हम शासन जरूर कर सकते हैं आपके ऊपर, जो हम आज कर रहे हैं, है ना। ऋषि सुनक कहते हैं कि उनकी टेबल पे हमेशा एक गोल्ड की गणेश जी की मूर्ति रखी रहती है, उनकी जो ऑफिशियल टेबल है उस पर, है ना। इसका मतलब है कि वो आज देश के बाहर होके भी अपनी नींव से जुड़े हुए हैं, ये चीज बहुत अच्छी है। वो चाहते तो यूके जाके एकदम प्रो इंग्लिशमैन बन सकते थे ना, व्हाट आई डूइंग मैन, आई एम ऋषि सुनक, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बोल सकते थे, बोला क्या उन्होंने, नहीं बोला ना, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम नहीं, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चीज है कि वो आपकी नींव से आज भी जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। और हाँ, वोट, वोट उनके क्षेत्र के लोग देंगे। देखो ऐसा है, मान लेते हैं क्षेत्र डिवाइड कर देते हैं कि ये 25 किलोमीटर का एरिया है जो जहां से एक सीट आने वाली है, अब उस सीट में देने का अधिकार उन्हीं को दिया जाएगा, शिक्षित वर्ग, पर चुनेंगे नहीं, पर खड़ा केवल मजदूर होगा। अब ऐसा है कि वहां जो वोट देने वाले लोग हैं वो डिसाइड कौन करेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमने अधिकार किस किस को दिए हैं। आपका डाउट यह है कि केवल मजदूर वोट देगा क्या, पृथक निर्वाचन में जब मुस्लिमों को ये अधिकार दिए गए थे वोट देने के, कि मुस्लिम को वोट भी केवल मुस्लिम देगा, उसमें भी हर मुस्लिम को वोट नहीं दिया गया था। मुस्लिम वोट देने का अधिकार केवल कुछ ही लोगों को था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ या डिसाइड करती थी। आप ये मत सोचो कि क्षेत्र के अगर सारे मुस्लिम हैं तो सब वोट दे सकते हैं, अगर ऐसा होता तो केवल 17,000 लोग ही वोट क्यों देते, ठीक है। 1919 में विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, केंद्रीय विषय तथा प्रांतीय विषय। अब बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है, हमने देखा इन्होंने केंद्रीय विधायकों को पूरा बदल के रख दिया, अब ये उससे बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं, देखना। ब्लंडर नहीं करने वाले हैं, हमारे लिए ब्लंडर है क्योंकि वो एकदम चेंज होने वाला है, पर ये जो अब करने वाले हैं इसको हम आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है।
1935 के तहत इन विषयों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा एक नई सूची को जोड़ा गया। इस नाम से आप सभी परिचित हैं। हमारे पास 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? और समवर्ती सूची। केंद्रीय विषय 59 कर दिए गए जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, यानी संघ सूची भी बोल सकते हैं हम इसको। आपके केंद्रीय विषय 59, प्रांतीय विषय आपके 54 कर दिए गए और समवर्ती विषय आपके 36। 59, 54, 36। कितनी सूचियां हो गई? 3। 1919 में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय, इन दोनों विषयों को छोड़ दो इस चीज को। अब मेरी बात सुनना, 3 सूचियां हैं आपकी, कौन कौन सी? 3 सूचियां हैं आपकी, ठीक है, देखते हैं। पहला, फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट का मतलब होता है आपकी संघ सूची। प्रोविंशियल लिस्ट यानी राज्य सूची, अभी हम इसको प्रांत बोलकर चलते हैं, प्रांत सूची। और तीसरा आपका समवर्ती सूची। ये चीज देखी हमने। इस पे बाद हमने देखा केंद्रीय विषय कितने रखे गए? 59, आपके राज्य 54 और 36। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 3 सूचियां हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार भी तो विभाजित होंगे ना, हर कोई तो बना नहीं सकता। अब देखते हैं कानून कौन बनाने वाला है। संघ सूची में कितने विषय रखे गए? 59 सब्जेक्ट्स रखे गए। इसमें थे आपके 59 सब्जेक्ट्स। प्रांत सूची में 54 सब्जेक्ट्स और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट्स। अब देखना, कानून बनाने का अधिकार देखते हैं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र को, यानी केंद्रीय शक्ति जो है उसको। प्रांत सूची में प्रांत को और समवर्ती सूची में केंद्र प्लस प्रांत दोनों को ही। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, केंद्र के पास है रक्षा, केंद्र के पास है वित्त, वैसे ही प्रांत के पास है आपकी पुलिस और स्वास्थ्य या पंचायत तो खैर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, स्वास्थ्य। और ऐसे कौन से विषय इस पर दोनों ही बना सकते हैं? तो वो हो गया आपका शिक्षा और परिवहन, और स्वास्थ्य पर भी दोनों ही बना सकते हैं। ये चीजों को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। क्या भारत में आज भी ये व्यवस्था है? बिल्कुल, आपको आज भी व्यवस्था देखने मिलती है। इसके अलावा बड़े चेंजेस और क्या किए जाने वाले इन सूचियों के अंतर्गत? इन सूचियों के अलावा एक सूची और है, इसे बोला जाता है अवशिष्ट विषय। सुना है? ये अवशिष्ट विषय वो विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आते, या ऐसे विषय जिन्हें तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये कंफ्यूजन रहता है कि यार इन्हें राज्य में रखें या इन्हें केंद्र में रखें या समवर्ती में रखें, तो इसलिए उन्हें किस में रख दिया जाता है? अवशिष्ट विषय में रख दिया जाता है। अब जब बात आती है अवशिष्ट विषयों की, तो बोला गया कि अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र, राज्य या दोनों? तो कौन बनाएगा? केंद्र, राज्य, दोनों? एक चीज बताओ यार, केबीसी नहीं चल रहा है ना? इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया वायसराय को। किसे? वायसराय को दिया गया। वायसराय को बोला गया कि जो भी अपशिष्ट सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हम किसे सौंपते हैं? आपको सौंपते हैं। इसलिए ये अधिकार वायसराय को सौंप दिया गया। इज इट क्लियर? समझ में आई चीजें? विषयों को 3 भागों में, 2 की जगह 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला, दूसरा और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र के लिए, केंद्र यानी आपकी संघ सूची के लिए कौन कानून बनाएगा? फेडरल लिस्ट के लिए कानून कौन बनाएगा? प्रोविंशियल लिस्ट के लिए, और कंकरेंट लिस्ट के लिए, और आपके अवशिष्ट विषयों के लिए। क्लियर है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर तो अभी
मेरे दोस्त बाकी है। तो क्या बाकी है जब सब हो गया? बाकी ये है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने देखा था सब्जेक्ट्स को दो भागों में विभाजित किया गया था। जो आपके विषय थे उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला पहला केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय। इतना तो शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने जन्म लिया पॉलिटी में तब से हम देखते आ रहे हैं 1919 में। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रांतीय विषय है इन्होंने इसको क्या कर दिया, टू भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। पहला भाग कौन सा, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा। तो भाई कर दिया तो कर दिया, बता क्यों रहे हो बार बार। तो उन्होंने बोला रुको तो हम बता रहे हैं आपको कि हम क्यों बता रहे हैं। प्रांतीय विषयों को इन्होंने बोला दो भागों में हम विभाजित करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। प्रांतीय विषयों को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला स्थानांतरित विषय, स्थानांतरित विषय, और दूसरा आरक्षित विषय। कर दिया इसमें हमने डिवाइड। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और आरक्षित मतलब रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये चीज हमने देखा। तो इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें चेंज ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि प्रांत तुम रहने दो, हम प्रांतों में दो सब्जेक्ट्स को नहीं रखते, हम इन्हें सौंपते हैं अब किसे, केंद्र को। किसे सौंपते हैं, यानी प्रांत की कोई इज्जत ही नहीं है। इन्होंने प्रांत से सीधे वो छीना और किसको गिफ्ट कर दिया, यानी दे दिया कि आज से प्रांत के कोई दो सब्जेक्ट्स डिवाइड नहीं होंगे, प्रांत के सब्जेक्ट केवल प्रांत के सब्जेक्ट के नाम से जाने जाएंगे। हम केंद्र के सब्जेक्ट्स को दो भागों में विभाजित करते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और, कर दिया ना सरदर्द, है ना, कर दिया। उदास मुंह से बैठा रह गया और वहां पर उसकी सुनी नहीं गई। ये हमने चेंज देखा। पर क्या चेंज इतना ही था, अब केंद्र के पास नई शक्तियां आई हैं तो कुछ परिवर्तन तो होंगे, कुछ नए चेंजेस तो होंगे। तो क्या होंगे चेंजेस, वो चेंजेस ये होंगे कि प्रांतों में तो हमने सुना था कोई गवर्नर मिनिस्टर, कोई गवर्नर काउंसिल मिलकर बनाती थी क्या कानून। अब गवर्नर तो है नहीं केंद्र में, तो कानून बनाएगा कौन। तो उन्होंने बोला नीचे की लाइन पढ़ो, जो एक्ट हमने लिखा है। चलो नीचे की लाइन पढ़ लेते हैं। तो नीचे की लाइन में उन्होंने ये चीज लिखी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को लेकर कानून बनाएगा गवर्नर नहीं, वॉइस रॉय प्लस मिनिस्टर्स। और आरक्षित विषयों को लेकर कानून बनाएगा वॉइस रॉय प्लस काउंसिल। क्लियर है, यानी गवर्नर के पद को किससे परिवर्तित कर दिया गया, वॉइस रॉय के पद से परिवर्तित कर दिया गया। किसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है, बताओ। जाओ बेटा घर चले जाओ। रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही नहीं है, सरकार बना रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं हल्का फुल्का लिख के भेज देगी जाओ आज से तुम राजा संभालो, है ना। ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है। देखो विषयों को दो भागों में डिवाइड किया। पहला सॉरी तीन भागों में डिवाइड किया। पहला संघ सूची, दूसरा प्रांत सूची, और तीसरा संवर्ती। इसमें विषय रखे गए 59, इसमें विषय रखे गए 54, और इसमें 36। इसमें कानून बनाने की शक्ति, इसमें कानून बनाने की शक्ति, इसमें। और इन सब के अलावा अपशिष्ट विषय पर कौन कानून बनाएगा, वॉइस रॉय। पर हमने देखा था कि 1919 में इस प्रांतीय सूची को या प्रांतीय सब्जेक्ट्स को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व। उन्हें यहां से उठाकर ट्रांसफर करके कहां भेज दिया गया, केंद्र में भेज दिया गया। यानी अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स कहां पर होंगे। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे अब तक प्रांत में गवर्नर और मिनिस्टर मिलके कानून बनाते थे, अब वो वाइस राय और मिनिस्टर मिलके बनाएंगे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे कानून गवर्नर और काउंसिल मिलकर बनाते थे, वो वॉइस रॉय और। क्लियर है। देखो है थोड़ा सा एकदम बड़ा चेंज हुआ है, एकदम छोटा चेंज तो है नहीं कि हमें सडन याद हो जाए। पर रिवाइज करने से हमें एकदम जो स्ट्रक्चर है दिमाग में बेहतर ढंग से बैठ जाएगा हमारे। अब केंद्रीय विषय दो भागों में विभाजित थे, स्थानांतरित विषय व आरक्षित
विषय पर वॉइसरॉय, और अच्छा ये बात हो रही है आपकी किसकी, जो केंद्र में दो भाग डिवाइड किए गए हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। स्थानांतरित विषय पर वॉइसरॉय और मंत्री मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और आरक्षित विषय पर वॉइसरॉय और काउंसिल मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अतः 1935 के एक्ट के तहत हमने केंद्र में द्वैध शासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें 1935। वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा हमने प्रांतों में द्वैध शासन देखा, वह कौन सा एक्ट है जिसके तहत हमने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के चुनाव को पहली बार देखा, वह कौन सा एक्ट है जिसने यूरोपियन, सिखों और जमींदारों को पृथक निर्वाचन प्रोवाइड किया, वह कौन सा एक्ट है जिसने सिखों, जमींदारों और आपके यूरोपियंस के अलावा महिलाओं और मजदूरों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सौंपा। क्लियर है, ये है वो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट उठकर आते हैं इन एक्ट से। किस बात की हंसी आ रही बेटा आपको, कौन सा जोक सुनाया आपकी बाजू वाली फ्रेंड ने, सुनाइए। यहां पे हंसने वाला टॉपिक चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो ध्यान कहां देना चाहिए हमें, क्लास में। न्यू है आप क्लास में, न्यू क्लास, न्यू हो ना आप, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, है ना, वरना पुराने बच्चों से पूछिए क्या होता है उनके साथ, क्या होता है तुम लोगों के साथ। हाँ, क्लियर है यहां तक कहानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त। हमने देखा ना, प्रांतों से उठाकर किसको दे दिया द्वैध शासन, केंद्र को दे दिया। अतः अब केवल प्रांतीय विषय ही थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के पास था। अतः प्रांतीय स्तर पर अब केवल एक ही कानून बनाने वाली संस्था थी। अब सुनिए, अब नए प्रांत आपके बने, इसको हम कवर करेंगे 1935 के पार्ट 2 में, क्योंकि अब हमें नए प्रांत भी बनाने हैं, चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से। फिलहाल आप इतने ही परिवर्तन समझिए, क्योंकि इससे ज्यादा परिवर्तन यदि आज बताए गए तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज देखा कि राज्य परिषद में कुछ, भारत परिषद जिसे कहा जाता है उसमें परिवर्तन देखे हमने, हमने काउंसिल में थोड़े परिवर्तन देखे, 15 की जगह उसको क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया, और उसे एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। फिर हमने देखा कि केंद्र में क्या किया गया, ये हमने देखा कि सदस्य संख्या जो 1919 में होती थी, इसे अब क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर ये रिपोर्ट वगैरह क्लियर है आपको, ये क्लियर है वॉइस रॉय की, ये डिवीजन क्लियर है आप लोगों को कि कैसे उसे फेडरल असेंबली बनाने का प्रयास किया गया था, और उसमें किसको, नए लोगों को जोड़ा गया था, रियासत के सदस्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, सूचियां याद है, क्लियर है। अब सब्जेक्ट्स को 2 की जगह कितने में डिवाइड कर दिया गया है, 3 में डिवाइड कर दिया गया है, और इन 3 सब्जेक्ट्स में अलग अलग शक्तियां दी गई हैं बनाने की। और जो सब्जेक्ट्स तीनों में नहीं आते हैं वो, उस पर कानून कौन बना सकता है, वॉइस रॉय बना सकता है। और जो प्रांतीय द्वैध शासन था उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया है हमने, केंद्र में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां तक मैं मान के चलूं कि आपको सब समझ में आ गया है। नहीं आया है तो नेक्स्ट जो पार्ट हम इसका पढ़ेंगे उसमें आपको क्या करना है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। जो भी डाउट्स हैं आप डाउट लेकर आ सकते हैं। तो क्लियर है, कोई दिक्कत है तो समाप्त करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।